हेलो, नमस्कार। DYFI डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के फेसबुक पेज पर लाइव में आप सब लोगों का स्वागत है। आप ज़रा अगर कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ आपको ठीक पहुंच रही है तो मैं अपनी बात आगे शुरू करूं। आज 24 मई है और आज हमारे हिंदुस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारे आज़ादी संग्राम के बहुत बड़े हीरो, बहुत बड़े नायक, बहुत ही युवा क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का जन्मदिन है। तो DYFI ने नौजवान सभा ने ये सोचा कि इस दिन पर चर्चा होनी चाहिए और उन्होंने मुझे निमंत्रित किया कि मैं आज आपके साथ इस पर चर्चा करूं। तो ये चर्चा बहुत वाजिब है, बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इन दिनों जब घरों से बाहर निकलकर कुछ बातचीत करनी भी मुश्किल है। माने अगर भगत सिंह का ज़माना होता तो भगत सिंह तो अपने ज़माने में सराभा का दिन मनाते थे ज़रूर, और मनाते थे, और वो स्टेज पर सबसे पहले करतार सिंह सराभा का चित्र रखकर उसको फूल माला पहनाकर उसके बाद से अपनी कार्रवाई शुरू करते थे। और एक आजकल तो वीडियो चलती है, लेकिन उन दिनों पुराने ज़माने का तरीका था, एक वो दिखाया करते थे चित्र शहीदों के और क्रांतिकारियों के, वो भी करते थे। तो आज चूँकि हम लोग कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, घरबंदी हो रखी है सब जगह, बाहर निकलकर मीटिंगें हो नहीं सकती, तो नई तकनीक के ज़माने में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये जो फेसबुक लाइव का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसी में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में, कुल मिला के 19 साल से कुछ महीने ज़्यादा उन्होंने अपना जीवन पाया था। मैंने जो हिंदुस्तान के, भारत के सबसे युवा शहीद हैं, सबसे कम उम्र वाले शहीद हैं, उनमें दो लोगों का नाम सबसे ज़्यादा चर्चित है और दोनों नाम आप खूब अच्छी तरह जानते हो। एक करतार सिंह सराभा हैं जो करीब 19 साल या 19.5 साल की उम्र में शहीद हुए, और दूसरा बंगाल के खुदीराम बोस, वो भी 18-19 के बीच की उम्र में शहीद हुए थे। और दोनों ही नाम बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत अच्छी तरह जाने जाते हैं। खुदीराम बोस 1908 में शहीद हुए थे और करतार सिंह सराभा 1915 में, उनसे करीब 7 साल बाद। तो करतार सिंह सराभा का जन्म हुआ था आज ही के दिन, यानी 24 मई को 1896 को, और उनका जन्म जो उनके नाम के साथ लगता है सराभा, ये असल में उनके गांव का नाम है। तो सराभा अब तो खैर वो कस्बे का रूप ले गया है, लेकिन ये गांव लुधियाना शहर से, पंजाब का लुधियाना तो बहुत मशहूर शहर है, आजकल तो वो मज़दूरों का शहर है और पंजाब में सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, और लुधियाना से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे है सराभा। अब तो लगभग जुड़ ही गया है शहर से, लेकिन मैं गया था कई साल पहले सराभा में, मैंने करतार सिंह सराभा के जीवन के बारे में ही कुछ खोज खाज करने, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। जिस घर में जन्म हुआ था उस घर को आजकल यादगार बना दिया गया है। वो मैंने पंजाब सरकार ने उसको परिवार वालों ने दे दिया था तो यादगार बनाने के लिए, और वो यादगार बनी हुई है उस गांव में, सराभा गांव में, और उस घर के ऊपर गदर पार्टी का झंडा लहराता है। गदर पार्टी का झंडा जो था वो 2 तलवारें आपस में टकराती हुई और पीले रंग के झंडे के साथ वो थी। वो गदर पार्टी का झंडा भी उस घर के ऊपर लहराता है और घर
को अंदर से एक म्यूज़ियम जैसा रूप दे दिया गया है। माने अलग अलग कमरों में अलग अलग तरह से उस घर को सजाया गया है। माने जिस कमरे में सराभा का जन्म हुआ था उस कमरे का भी अलग से विवरण है, और बहुत सारे कमरों में क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं। छोटी छोटी उनके बारे में सूचनाएं भी हैं, जानकारियां भी हैं, जैसे भगत सिंह आदि क्रांतिकारी और दूसरे तमाम क्रांतिकारी, उन सब की चित्र तस्वीरें लगी हुई हैं। और गदर पार्टी के भी तमाम लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ पे। तो सराभा में उनका जन्म हुआ और उनके पिता जो है मंगल सिंह, वो बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। मतलब सराभा की बहुत छोटे बचपन में ही होश संभालने से पहले ही वो गुजर गए थे। और उनकी माँ का भी देहांत जल्दी हुआ था, और उनको पाला उनके दादा बदन सिंह ने। तो दादा बदन सिंह ने उनको पाला। घर परिवार अच्छा था, घर परिवार बहुत कमज़ोर या गरीब नहीं था उस तरीके से। सराभा के 3 चाचा, जैसे भगत सिंह का परिवार भी समृद्ध परिवार था, इनका परिवार भी समृद्ध परिवार था। तो 3 चाचा वो बड़ी सरकारी ओहदों पे थे, वो उड़ीसा में काम करते थे। तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं गांव के स्कूल से करके तो अपनी अगली शिक्षा के लिए, माने पोस्ट प्राइमरी शिक्षा के लिए, तो वो अपने चाचाओं के पास चले गए थे कटक में, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कटक में रेवंशा उन दिनों, आज भी है, आज वो रेवंशा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा दर्जा है उसका, लेकिन उन दिनों वो रेवंशा एक तरीके से कॉलेज कहलाता था। और उस कॉलेज का जैसे हमारे यहाँ 10+2+3 का जैसे रहता है, तो ऐसे ही वो इंटर कॉलेज जैसे आजकल कहलाते हैं, तो वैसे ही उस तरीके का वो इंटर कॉलेज था। और वहीं पे सराभा ने 1911 ईस्वी में, मैंने समझ लीजिए कि 24 मई 1896 को पैदा हुए, और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन वहाँ से पास कर लिया था, 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। और वहीं पे मैं उस कॉलेज में गया हूँ, रेवेंशा कॉलेज में। वहाँ जाके मैंने पता लगाने की भी कोशिश की कि उनका कुछ रिकॉर्ड मिल जाए। वहाँ के उन दिनों छुट्टियाँ थी और मैं गया भी बाई चांस मई में ही था, और मई में ही जाने के बाद तो मैंने वहाँ के कुछ छुट्टी थी स्कूल में उस समय, तो कुछ अध्यापक तो मिले थे, तो मैं उनको डिटेल देकर आया था कि अगर उसका रिकॉर्ड मिल जाए तो हमें बताएं। लेकिन मेरे पास उनका रिकॉर्ड अभी तक मिला नहीं है। 2014 में मैं गया था वहाँ पे, लेकिन उसी स्कूल में, उसी रेवेंशा कॉलेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पढ़े थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो हॉस्टल का कमरा था वो मैं देख कर आया था, उसके ऊपर अभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लिखा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो पैदा ही कटक में हुए थे, मैंने उनका तो जन्म ही कटक में हुआ था। और वो मैंने, अब ये भी संभव है कि जिस समय सराभा उस कॉलेज में पढ़ते थे और नेताजी भी उसी समय उस कॉलेज में पढ़ते हों, और दोनों को एक दूसरे को पहचानने का या जानने का मौका भी मिला हो। लेकिन इसका उल्लेख कोई ज़्यादा इतिहास में या नेताजी की राइटिंग में उस तरीके से मिलता नहीं। लेकिन उस रेवेंशा कॉलेज से ये 2 महान विभूतियाँ जुड़ी हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर भी वहीं पे कटक में ही है, तो मैं उस घर को भी देख रहा था। वो बहुत बड़ा घर है। नेताजी का परिवार तो बहुत समृद्ध था। नेताजी के पिताजी जानकी दास तो बहुत बड़े वकील थे, तो वो लगभग ऐसा ही है जैसा पंडित नेहरू का परिवार था, तो मैंने समृद्ध परिवारों में वो था। तो खैर, तो वहाँ से 1911 में उन्होंने जब अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली, तो उस समय लोगों को बाहर जाने का, विदेश में जाने का, जाकर पढ़ाई करने का, क्योंकि इनका परिवार समृद्ध था, तो उनके चाचाओं ने, उनके दादा ने ये तय किया कि उनको, करतार सिंह सराभा को अगली पढ़ाई के लिए अमेरिका में भेज दिया गया। तो 1 जनवरी 1912 को वो अमेरिका पहुँचे। और जब अमेरिका पहुँचे
मैंने मुश्किल से अब 15.5 साल की उम्र थी उनकी उसमें, और जब उतरे वो अमेरिका के हवाई अड्डे पे तो उनसे पूछा गया कि क्यों आए हो आप अमेरिका। वो हाल ऐसा ही था जैसे आजकल भी चलता है, पूछताछ होती है कि क्यों आप आए हो। तो उसने सराभा ने बताया कि मैं तो पढ़ाई के लिए आया हूँ। तो खैर वो उनको उतरने दिया गया, और वहाँ पे उस वक्त उनके ही गांव के, मैंने सराभा गांव के ही रुलिया सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे। बाद में रुलिया सिंह भी गदर पार्टी में शामिल हुए, जिसमें सराभा भी शामिल हुए, और रुलिया सिंह के पास कुछ दिनों तक रहे। और उसमें उन्होंने वहाँ कुछ काम करना शुरू किया। वहाँ पे तो मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए लोग जाते थे, और उसमें ये जो 2 मुल्क हैं, अमेरिका और कनाडा, इन दोनों मुल्कों को मिलाकर नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में उस समय जो है हिंदुस्तानियों ने जाना शुरू किया था। हिंदुस्तानी, चाइनीज़, इन सब मुल्कों में, नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में, अमेरिका में और कनाडा में बहुत सारे चाइनीज़ हैं, बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, बड़ी गिनती में। और उस समय 1897 में शायद पहली बार कुछ हिंदुस्तानी गए थे जो गुजरे थे। शायद 1 या 2 हिंदुस्तानी वहाँ रुक भी गए थे, लेकिन कायदे से 1900 ईस्वी से वहाँ पे हिंदुस्तानियों का जाना शुरू हुआ। 1900 और 1905 के बीच थोड़े से हिंदुस्तानी गए, कुछ सैकड़े, और बाद में कनाडा ने कुछ सख्त कर दिए कानून, तो वो अमेरिका जाने लगे थे। तो कुल मिला के मैंने 1907-8 तक जो है वहाँ पे 5-10 हज़ार हिंदुस्तानी पहुँच चुके थे अमेरिका और कनाडा में। कुछ उससे ज़्यादा भी बताते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, 15,000 कहते हैं। और उनमें से ज़्यादातर मैंने 80 to 90%, 80 से 90% लोग जो थे वो पंजाब के किसान थे, जाट किसान थे पंजाब के। तो सिख भी थे मोस्टली, लेकिन बाकी प्रांतों से भी थे लोग, मैंने बंगाल से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे, मध्य प्रदेश से भी थे, यूपी भी से भी थे, बहुत प्रांतों से थे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या जो थी वो पंजाब के किसानों की थी, किसान पृष्ठभूमि के लोगों की थी। उसमें जाट पृष्ठभूमि के लोग भी थे, दलित पृष्ठभूमि के लोग भी थे, और वो ज़्यादातर आप समझ सकते हैं कि मैंने सिख पृष्ठभूमि वाले लोग ज़्यादा थे। तो वहीं पे करतार सिंह सराभा को अमेरिका में कई तरह के अनुभव हुए। मैंने जब वो किसी जगह किराए के लिए घर ढूंढने गए तो मकान मालकिन ने पूछा कि तुम लोगों का राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। तो मकान मालकिन के घर पे अमेरिका का राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था। तो पूछा तो करतार सिंह सराभा ने बताया कि जो यूनियन जैक था उसमें ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का कब्जा था हिंदुस्तान पे, तो इसलिए भारत का तो कोई अपना झंडा था नहीं, सरकारी झंडा। तो वो सरकारी झंडा एक तरीके से वो यूनियन जैक था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट का है। और वो उसमें यूनियन जैक जो है वो एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों का वही झंडा था। तो वो मकान मालकिन ने उसे शर्मसार किया। उसने कहा ये तुम्हारा झंडा कैसे होगा, ये तो इंग्लैंड का झंडा है, तुम लोगों का अपना झंडा कोई है या नहीं। तो चोट लगी पहली बार 15-16 साल के सराभा को कि अच्छा हमारा कोई झंडा ही नहीं है, तो हम लोग जो है वो गुलाम हैं। तो वो पहली बार गुलामी का एहसास करवाया एक आज़ाद देश की नागरिक ने, कि क्योंकि अमेरिका तो आज़ाद था और अमेरिका उन दिनों थोड़ा, असल में अमेरिका में भी अंग्रेज़ों का थोड़ा कब्जा रहा है, लेकिन अमेरिका ने आज़ादी हासिल कर ली थी 1704 के आसपास, और वो जुलाई में उनका बहुत बड़ा आज़ादी का दिन मनाया जाता है। तो उसके बाद से मैंने वो एक आज़ाद मुल्क के तौर पे था। और उन दिनों जब सराभा वहाँ गए हैं तो वो अमेरिका का निज़ाम जो है, उसका जो सिस्टम जो है वो आज के जैसा नहीं था। आज का अमेरिका तो बहुत ही बदनाम है पूरी दुनिया में, एक कहना चाहिए कि नियो कॉलोनियल मुल्क के तौर पे, नियो इम्पीरियलिस्ट मुल्क के तौर पे, नव साम्राज्यवादी मुल्क के तौर पे जाना जाता है, जो गुंडागर्दी करता है, अंतर्राष्ट्रीय थानेदारी करता है और सारे मुल्कों पे बेजा दखल देता है, किसी भी जगह अपनी सेना को घुसा देता है, किसी भी जगह वो मैंने ट्रंप जो है इसमें दुनिया का अपने आप को थानेदार कहलाता है, वो समझता है मैं ही सारी दुनिया का मालिक हूँ। वो गुंडागर्दी खूब करते हैं
तो वो सारे दूसरे मुल्कों में जाके भी गुंडागर्दी करते हैं। अब जैसे क्यूबा जैसे मुल्क पे उसने गुंडागर्दी कर रखी है, क्यूबा पे पाबंदियां लगा रखी हैं, वेनेजुएला में गुंडागर्दी कर रखी है। तो ये अमेरिकन शासक जो हैं, नियो इंपीरियलिस्ट, नियो साम्राज्यवादी, तो ये सारे के सारे गुंडे मशहूर हैं, अंतर्राष्ट्रीय गुंडे हैं ये। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी करते हैं दूसरे मुल्कों में जाके, हमारे मुल्क में भी करते हैं और एशिया अफ्रीका के दूसरे मुल्क। तो वो बोलते हैं कैसे लेकिन उन दिनों अमेरिका थे और वो मैंने उस समय यहाँ को लाड़ते नहीं थे। तो सराबा वहाँ काम करने लगे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वहाँ पे अमेरिका में 10 कैंपस हैं, 10 अलग अलग स्टेटों में या शहरों में। कैलिफोर्निया तो एक स्टेट है, जैसे हरियाणा आपकी एक स्टेट है, तो ऐसे ही असल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। इट्स ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ 50 स्टेट्स, और जो 50 स्टेट्स हैं उन सब का अपना अलग संविधान है। माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाद में जब गदर पार्टी बन गई तो वो अमेरिका ही की ही तर्ज पे उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के रूप में उसका नक्शा प्रचारित किया था। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान भी जो है वो जैसे अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऐसे हमारा हिंदुस्तान भी एक फेडरल मुल्क होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसमें सारी स्टेट्स जो है वो आज़ाद होनी चाहिए, फेडरल होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए जैसे अमेरिका में। तो अमेरिका के 50 स्टेट्स का अलग संविधान है। तो वहाँ पे चूँकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ मुख्यमंत्री वगैरह या उस तरह से प्रधानमंत्री वगैरह नहीं होते। वहाँ पे अमेरिका का भी सबसे बड़ा ताकतवर आदमी वहाँ का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, जैसे आजकल ट्रंप है। और हर स्टेट का अपना एक गवर्नर है। तो हमारे यहाँ तो गवर्नर सरकारी मोहरा होता है, वो तो मैंने माउस की तरह उसको पूरी सरकार चलाती है, जो चाहे उससे दस्तखत करवा लेती है दिल्ली में बैठी हुई सरकार। तो वैसा नहीं है, वहाँ के गवर्नर जो हैं वो अपने आप में बहुत ताकतवर गवर्नर होते हैं। आजकल भी वहाँ के गवर्नर और राष्ट्रपति में बड़ा टकराव चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो कोविड को लेके आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में कोविड का या कोरोना वायरस का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका है। माने 16-17 लाख वहाँ लोग जो है वो शिकार हो चुके हैं और 1 लाख लोग तो मर चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतों की गिनती कोविड के कारण इस समय अमेरिका में 1 नंबर पे है। और वो अमेरिका जो है वो अपनी गुंडागर्दी के चलते सारी दुनिया के दूसरे मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम कशी करता रहता है। कभी वो चाइना को इल्ज़ाम देता है, कभी किसी को इल्ज़ाम देता है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में ही ट्रंप जो है वो कोविड फैला के, कोरोना वायरस फैला के चला गया। अहमदाबाद इसमें बुरी तरह शिकार है कोविड का, कोरोना वायरस का। तो इसमें 23 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करके ये हिंदुस्तान में भी यही फैला के गया है। तो ये इस तरह से वो गुंडागर्दी जो करता है ट्रंप, तो उसका शिकार हिंदुस्तान भी हुआ है। तो इसका कोविड के फैलाने का हिंदुस्तान में एक कारण ट्रंप भी है। तो खैर, तो वो सब जो है वो, और वो ट्रंप जो है उसको कारपोरेट्स की चिंता ज़्यादा है। जैसे हमारे मुल्क के हुक्कामों को भी कारपोरेट्स की चिंता ज़्यादा है। लोग मरें उसकी चिंता नहीं है। 8 करोड़ मजदूर जो है वो बेचारे सड़कों पे मर रहे हैं, धूप में मर रहे हैं, भूखमरी से मर रहे हैं, रेलों के नीचे आके मर रहे हैं, और वो बसों में शिकार होकर मर रहे हैं, पैदल चलते हुए मर रहे हैं, साइकिलों पे चलते हुए मर रहे हैं। तो उस सब की चिंता नहीं, उनको चिंता है कि हमारे कारपोरेट्स के मुनाफे कम नहीं होने चाहिए, उनका बिजनेस नहीं खत्म होना चाहिए, उनकी बिजनेस चलती रहनी चाहिए, हवाई जहाज़ों का काम चलते रहना चाहिए। और वो सारा जो है उसके लिए वो चाहे मजदूर जितनी भी संख्या में क्यों ना मर जाएं। आप जानते हैं जब से लॉकडाउन, पहले तो बेमतलब का लॉकडाउन किया, अब वो बेमतलब का लॉकडाउन खोल दिया, और बेमतलब का लॉकडाउन खोलने से अब इतने ज़्यादा कोविड के केस हमारे हिंदुस्तान में हो गए हैं, और वैसे ही जैसे अमेरिका में हो रहे हैं और वैसे ही जैसे ब्राज़ील में हो रहे हैं। इसमें दुनिया के 3 मुल्क सबसे बुरी तरह शिकार हैं कोविड के और उनके हुक्कामों के कारण। वो अमेरिका के ट्रंप के भी ऐसी ही हुकूमत है उसकी, जो कारपोरेट्स के इशारों पे चलती है, और वो वहाँ के लाखों लोग मर रहे हैं। और ब्राज़ील का भी यही हाल है, बोल्सोनारो वहाँ का भी एक गुंडा शासक है, एक बिल्कुल ऐसा शासक है जो कह रहा है मुझे तो व्यापार चलाना है, मरते हैं तो लोग मरते रहे, और मर रहे हैं। 21,000 लोग मर गए कुछ ही दिनों में,
एक एक दिन में 2-2 हज़ार लोग मर रहे हैं ब्राज़ील में। वो बहुत बड़ा मुल्क है ब्राज़ील भी, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है ब्राज़ील। हिंदुस्तान के जो बड़े मुल्क हैं, मतलब दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, तो दुनिया के बड़े मुल्कों में चीन सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, हिंदुस्तान दूसरे नंबर का मुल्क है आबादी के लिहाज से, और ये अमेरिका और ब्राज़ील ये तीसरे चौथे नंबर के मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। और ये माने अपना इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये सब बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से। 10 बड़े मुल्कों में ये लोग आते हैं, ये मुल्क आते हैं, और रूस भी है उसमें। तो इन 10 मुल्कों में से मैंने बहुत बुरा हाल है 3 मुल्कों में, अमेरिका में, ब्राज़ील में और हिंदुस्तान में। जिस तरीके से वहाँ के शासक जो है कारपोरेट्स का मुनाफा बढ़ाने के लिए, कायम करने के लिए, और उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को कोविड के मरीजों के लिए इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, और वो मरने के लिए छोड़ रखा है कि वो मरते रहें, वो भूखमरी से मरते रहें। हमारे अन्न के गोदाम भरे हुए हैं और उनको अन्न नहीं दिया जा रहा, उनको मुफ्त में अनाज नहीं दिया जा रहा, उनको मरने के लिए छोड़ रखा है। बेइज्जती उनकी इतनी होती है, इतनी बुरी हालत होती है। खैर, मैं इस बात को थोड़ा अपने विषय से भटक गया, तो वो आपको मैं ज़्यादा चर्चा ये बताना चाहता हूँ कि कैसे सराभा के मन में ये एक चोट लगी और उनको लगा कि मुझे देशभक्ति का जज्बा मुझ में होना चाहिए, अपने राष्ट्र से प्रेम का, अपने देश से प्रेम का जज्बा होना चाहिए। और उसमें वहाँ पे ये हमारे जितने पंजाबी किसान थे या हिंदुस्तानी लोग थे, ये सब के सब इसी दौर से गुजर रहे थे। और वो कमाई तो अच्छी कर रहे थे अपनी मजदूरी से, वहाँ मजदूरी अच्छी मिलती थी और वो कमाई अच्छी कर रहे थे, लेकिन उनको ये चोट लगती थी कि उनके साथ वहाँ पे बुरा सलूक किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, इसी बात के कारण कि आप अपने मुल्क को आज़ाद क्यों नहीं करवाते, आप गुलामी क्यों झेल रहे हो। तो वो सब को करते करवाते, तो जब सराभा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हुए थे, वहाँ पे उन्होंने हवाई जहाज़ चलाना भी सीखा। तो वहाँ पे लाला हरदयाल जो इन दिनों यूरोप में थे, लाला हरदयाल बहुत हिंदुस्तान के बड़ी एक महान शख्सियत हुई है, और वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से 1904 में वो अपना फर्स्ट आए थे, हिस्ट्री में भी और अंग्रेज़ी में भी गोल्ड मेडल और वजीफ़ा उनको मिला था। उसी वजीफ़े के तहत वो पढ़ने गए थे बाहर, और फिर वो वहाँ से चले गए थे यूरोप में और फिर अमेरिका। तो अमेरिका में उनको बुलाया गया, उस वक्त वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, शायद संस्कृत या फिलोसफी के प्रोफेसर थे। तो कैलिफोर्निया में भी उनको बुलाया गया, तो वो मार्च 13 में आए। 1912 के आखिर तक आते आते वहाँ के हिंदुस्तानियों ने वहाँ मीटिंगें करनी शुरू कर दी थी कि हम लोग जो है ना कुछ हमें अपना संगठन बनाना चाहिए। इस तरह के संगठन कुछ बन भी रहे थे, अखबार भी निकल रहे थे। तारकनाथ दास थे वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने भी एक अखबार निकाला था, स्वदेश सेवक अखबार भी निकला था वहाँ से, और कनाडा से भी ऐसे अखबार निकल रहे थे। और उसी में चलते मार्च 13 में ही जो है वो लाला हरदयाल पहुँच पाए अमेरिका, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बड़ी स्टेट है, उसमें काफ़ी शहर हैं, और उसमें उन्होंने पहले तो यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बर्कले कैंपस में तो संपर्क हुआ, उनका भाषण सुने उन्होंने, और बड़े ओजस्वी वक्ता थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, और ये हिंदुस्तानी विद्यार्थी सब उनसे मिले। और दूसरा, मीटिंगें हो रही थी, हिंदी एसोसिएशन करके होती थी, हिंदी कहते थे, जो हिंदुस्तानी थे वो अपने आप को हिंदी कहते थे वहाँ पे। आजकल भारतीय शब्द चल पड़ा है, लेकिन उन दिनों हिंदी चलता था। तो हिंदी शब्द जो हिंदुस्तान और हिंदी ये शब्द चलता था। तो हिंदी एसोसिएशन नाम से कई संस्थाएं बन रही थी, तो कई मीटिंगें हो रही थी। तो फिर कैलिफोर्निया स्टेट में कई मीटिंगें लगातार हुई। तो 7 मार्च को ब्राइडल विले शहर में हुई, फिर एस्टोरिया शहर में हुई, एस्टोरिया शहर में एक फिर दूसरी मीटिंग हुई। एस्टोरिया में करतार सिंह सराभा भी रह रहे थे। तो एस्टोरिया में 21 अप्रैल को फिर एक फाइनल मीटिंग हुई, हालांकि उसके बाद भी मीटिंग होती रही। तो उसमें हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से एक संस्था को रूप दिया गया। उसके अध्यक्ष चुने गए बाबा सोहन सिंह भकना, और उनके जनरल सेक्रेटरी चुने गए लाला हरदयाल, और उसके वाइस प्रेसिडेंट कई थे, ज्वाला सिंह टट्टियाँ थे, और केसर सिंह ठटगढ़ थे, और ठाकुरदास धूरी थे, वो उनके खजांची थे या मतलब कैशियर थे, ट्रेजरर थे।
और 20 जो फाउंडर मेंबर थे उसमें उनकी लिस्ट मिलती है। विष्णु गणेश पिंगले भी थे उनमें, विष्णु गणेश पिंगले थे महाराष्ट्र से। और करतार सिंह सराभा को उसने पंजाबी गदर का एडिटर बनाया गया। माने उस वक्त फैसला किया गया कि ये हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट अपना एक अखबार निकालेगी और वो अखबार हिंदुस्तान की कई ज़ुबानों में होगा। वो उर्दू उन दिनों ज़्यादा चलता था, तो उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में, कई भाषाओं में निकाला जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बाकायदे लाला हरदयाल को उसका संपादक भी नियुक्त कर दिया। लेकिन वो अखबार अंततः मैंने वैसे उसी साल निकल गया। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से निकला। तो सैन फ्रांसिस्को में एक गदर पार्टी का हेडक्वार्टर भी बना, और उस गदर पार्टी का हेडक्वार्टर जो आजकल हेडक्वार्टर है उससे एक अलग जगह थी, उसका दूसरा एड्रेस भी था। तो वो पहले वो हेडक्वार्टर बना था, तो उसी में प्रेस लगाया गया और उसी में 1 नवंबर 1913 को पहला अंक निकला गदर। उसका नाम ही गदर पत्रिका थी। तो गदर नाम से वो निकला, तो वो उर्दू में निकला 1 नवंबर को। और उसके बाद से 8 दिसंबर 13 को वो पंजाबी में निकला, और उसके बाद से फिर हिंदी में भी निकला, फिर उसके बाद से नेपाली में भी निकला, उसके बाद से पश्तो में भी निकला। बहुत सारी भाषाओं में उसके अंक निकलते रहे। और उनके प्रथम संपादक, तो ये करतार सिंह सराभा वो पंजाबी में साइक्लोस्टाइल तरीके से वो अखबार उन दिनों निकाला जाता था, और उसकी हजारों प्रतियां पूरी दुनिया में भेजी जाती थी डाक से, हजारों प्रतियां। और एक वक्त में तो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में, मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में ट्रिनिडाड एंड टोबागो में 1 साल तक 14 महीने तक विजिटिंग प्रोफेसर रहा हूँ हिंदी का। तो वहाँ पे मैंने आसपास के मुल्कों में गया हूँ। मैं ट्रिनिडाड एंड टोबागो में भी उसका थोड़ा जिक्र मिलता है, लेकिन गयाना साथ में ही है। उन दिनों उसको ब्रिटिश गयाना कहते थे। तो गयाना में तो एक सज्जन मुझे मिल गए थे, एक घर भी चला गया था जिसमें वो गदर के इशू आते थे। गयाना जैसे मुल्क में जो अमेरिका के नज़दीक है लेकिन हिंदुस्तान से बहुत दूर है, तो उसमें भी वो गदर के अंक जो छापते थे, तो वो फिलिपाइन में जाते थे, वो सिंगापुर में जाते थे, वो हिंदुस्तान में तो खैर आते ही थे, ढेरों ढेर जगह पे आते थे। तो एक वक्त में उसकी अशायत माने छपाई की गिनती 10 लाख तक पहुंच गई थी। 10 लाख, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आजकल हमारे लोग जो है जनतांत्रिक लोग, मुश्किल से 500 उनका अखबार नहीं छपता, उनका मैंने मैगजीन नहीं छपता, साहित्यिक पत्रिकाएं, किताब जो है 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा नहीं छपती। ये हालत है। लेकिन आप सोचिए 117 मैंने 1913 की बात मैं कर रहा हूँ, 107 साल पहले 10 लाख तक जो है वो छपने की संख्या हो गई थी। तो इस तरह से वो मैंने ये हुआ। और उसके बाद से गदर पार्टी, उसका नाम ही गदर पार्टी मशहूर हुई। असल में असली नाम तो उसका हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट था, लेकिन गदर अखबार जब निकल गया तो उसके बाद से उसका नाम गदर पार्टी मशहूर हो गया। आज भी जब हम कहते हैं गदर पार्टी हीरो करतार सिंह सराभा, या गदर पार्टी के नायक करतार सिंह सराभा, या हिंदुस्तानी गदर पार्टी, या देशभक्त यादगार हॉल जिसका नाम गदर मेमोरियल हॉल है, जो जालंधर में बना है, जो 1960 के आसपास बन गया था, जो गदरी बाबाओं ने ही बनाया है। जो गदर पार्टी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, वो गदर पार्टी के अध्यक्ष बाबा सोहन सिंह भकना, तो जिनका जन्म 1870 में हुआ था, और जिसमें वो अमेरिका गए थे, 2009 में अमेरिका गए थे। तो 2009 में अमेरिका जाते वक्त ही उनकी उम्र 39 साल की हो गई थी। तो 39 साल की उम्र में वो जब वो गदर पार्टी के मान लीजिए फाउंडर अध्यक्ष बने 1912 या 13 में, तब तक तो उनकी उम्र 43 साल, 42-43 साल की उम्र हो गई थी। लेकिन वही बाबा सोहन सिंह भकना जब हिंदुस्तान लौट आए गदर करने के लिए, जिसकी कहानी मैं आपको आगे अभी सुनाऊंगा, तो 1968 ईस्वी तक, मैंने 98 साल की उम्र तक वो जिए। और उनकी कमर झुक गई थी, आपने कई बार फोटो देखी होगी झुकी हुई कमर के साथ उनकी फ़ोटो की। और आज़ाद हिंदुस्तान में भी उनको जेलों में बंद किया गया। तो वो
बाबा सोहन सिंह भकना ने और उनके दूसरे साथी जो थे, उन्होंने फिर 1950 के बाद 50-55 के आसपास ये तय किया कि हम लोग जो है एक जालंधर में गदर पार्टी की यादगार बनाएं और उसका नाम गदर मेमोरियल हॉल, माने उसको पंजाबी में कहते हैं देशभगत यादगार हॉल और अंग्रेजी में उसको गदर मेमोरियल हॉल कहते हैं। और उसके लिए उन्होंने देशभगत यादगार कमेटी बनाई थी। आजकल भी वो कमेटी के नाम से चलता है, देशभक्त यादगार कमेटी चलती है। लेकिन उस कमेटी ने फिर ए.के. गोपालन ने, जो सीपीएम के बहुत बड़े कामरेड थे, उस वक्त तो पार्टी इकट्ठी थी सीपीआई, तो ये 64 से पहले गदर पार्टी वाला मेमोरियल हॉल बन गया था। तो ए.के. गोपालन वगैरह ने सब में उसमें जब उसका उद्घाटन हुआ था उसमें शामिल हुए थे, उसमें उस उद्घाटन वाले सत्र में। तो खैर वो मैंने गदर पार्टी का जब अखबार निकला तो गदर पार्टी ने अपनी मीटिंगों में ये फैसला किया। 1914 में विश्व युद्ध छिड़ गया था, तो 1913 में गदर पार्टी का अखबार निकलना शुरू हुआ और फिर 1914 में उनको जाना पड़ा अमेरिका छोड़ के, क्योंकि उनके वारंट निकल गए थे लाला हरदयाल की। तो लाला हरदयाल के वारंट जब निकल गए तो उनको छोड़ना पड़ा अमेरिका, चले गए। तो उसके बाद से गदर अखबार के जो दूसरे एडिटर हुए अप्रैल 14 से, वो रामचंद्र पिशौरी थे, रामचंद्र पिशौरी। फिर उसका नाम भी हिंदुस्तानी गदर कर दिया गया उस अखबार का नाम। बाद में रामचंद्र पिशौरी की भी बड़ी अजब कहानी है, वो अलग कहानी है। लेकिन ये अखबार चलता रहा, तो कई भाषाओं में चलता रहा और इसी अखबार से चुन चुन के 7 खंडों में, इस अखबार में कविताएं भी बहुत छपती थी। ये हिंदी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली और जितनी भाषाओं में निकलता था, पश्तो वगैरह में, तो इसमें कविताएं बहुत छपती थी। तो इन कविताओं के 7 संकलन निकले गदर दी गूंज नाम से, गदर दी गूंज, गदर की गूंज। इसमें 1-2 संकलन हिंदी में भी निकले। अभी जो है 3 संकलन मिलते हैं, अभी तक उसके 4 संकलन जो है वो मिलते नहीं हैं। बाद में गदर दी गूंज नाम से जितनी भी गदर आंदोलन की कविता थी, पंजाबी में लिखी गई बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़े पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने उसको छापा है। ज्ञानी केसर सिंह, वो खुद गदरी थे, तो खुद गदर पार्टी में हिस्सा लेने वालों में थे, तो उन्होंने उसको संपादित किया। उन्होंने गदर पार्टी क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत नावल भी लिखे, ज्ञानी केसर सिंह ने। तो बीबी गुलाब कौर के ऊपर लिखा, गदर पार्टी की एक बड़ी महिला कार्यकर्ता थी बीबी गुलाब कौर, उसके ऊपर नावल भी लिखा। और गदर पार्टी के ऊपर भी 1000 सफ़े का पूरा नावल उन्होंने लिखा है। तो खैर, तो वो मैंने गदर दी गूंज के वो कविताओं के अंक 3-7 खंडों में निकले। वो देशभक्त यादगार वालों ने भी उनको कुछ खंडों को छापा है। तो जो गदर के पुराने अंक हैं, वो पुराने अंक वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का बर्कले कैंपस जो है, उसमें एक गदर आर्काइव्स बना हुआ है। मैं उस आर्काइव में गया हूँ, वहाँ से मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर भी आया था। तो उस गदर आर्काइव में 20 ट्रंक भरे हुए हैं, बिल्कुल ट्रंक जैसे आपके घरों में ट्रंक हैं, लोहे के, स्टील के ट्रंक होते, वैसे ही उन 20 ट्रंकों में गदर पार्टी के डॉक्यूमेंट्स वो रखे हुए। और वो निकाल के दिखाते हैं जब कोई शोध करता है या कोई रिसर्चर जाता है। तो प्रोफेसर हरीश पुरी ने गदर पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उनकी किताबें भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से भी, नेशनल बुक ट्रस्ट से भी छपी हुई हैं। तो उनका काम गदर पार्टी के ऊपर शोध पे काफ़ी अच्छा काम माना जाता है उनका। तो वो भी उन्होंने गदर पार्टी आर्काइव्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रह के, बर्कले कैंपस में, उन्होंने मेरे से ज़्यादा सामग्री इकट्ठी की थी। मुझे तो 2-3 घंटे का वक्त मिला था। उस 2-3 घंटे में भी मैंने अपने कैमरे से 200 के करीब फ़ोटो मैंने खींच लिए थे। मुझे कैमरा अलाउ कर दिया था उन्होंने, उसका वो किराया लेते हैं वो। लेकिन मैं बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र हूँ भी नहीं, और लेकिन फिर भी 100 से ज़्यादा अच्छी फ़ोटोग्राफ में लेकर आ गया था वहाँ से। तो वैसे ही देशभक्त यादगार हॉल में भी एक तरीके से वो रिसर्च सेंटर है, और इस रिसर्च सेंटर में गदर पार्टी से जुड़ी हुई, करतार सिंह सराभा से भी जुड़ी हुई बहुत सारे दस्तावेज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आप उनके आर्काइव पे जा सकते हैं। आप
गदर पार्टी मेमोरियल हॉल करके या देशभक्त यादगार हॉल करके गूगल सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट पे आपको तमाम तरह के फोटोग्राफ गदरी क्रांतिकारियों के वो मिल जाएंगे, कुछ किताबें, कुछ दस्तावेज, वो आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो वो मैंने जब ये फैसला 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और इंपीरियलिस्ट एक तरीके से वॉर शुरू हो गई, दो साम्राज्यवादी धड़े बन गए, तो वो आपस में लड़ने लगे। तो उस वक्त गदर पार्टी को ये लगा कि अब ये अच्छा मौका है कि हमें भी हिंदुस्तान में गदर कर देना चाहिए। असल में गदर नाम उन्होंने इसलिए रखा कि 1857 में जो पहली हिंदुस्तान की आज़ादी का संग्राम था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा, कार्ल मार्क्स ने भी कहा, तो सावरकर ने भी कहा, तो वो उसको अंग्रेज़ गदर कहते थे। तो अंग्रेज़ कहते थे गदर उसको अपमान की दृष्टि से, ये कि ये गदरी थे, कि गदर किया था। तो गदर का एक दूसरा अर्थ भी है, ये बड़ा गदरी है, गुंडागर्दी करता है, मैंने इस तरीके से आपराधिक रूप में भी उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गदर पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारे लिए गदर इज्जत की चीज़ है, हम लोगों ने जो बगावत की थी वो एक इज्जत की चीज़ थी, तो अब वो अंग्रेज़ों के लिए गदर होगा, अंग्रेज़ों के लिए अपमान होगा, हमारे लिए सम्मान है। तो इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम 1857 के गदर के नाम पर, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर कहा था, तो उन्होंने इसे अपना कर कहा कि हाँ, हमने गदर 1857 में भी किया था हिंदुस्तान में गदर, और अब हम दोबारा गदर करेंगे। तो वो उन्होंने गदर पार्टी नाम से कहा कि अब हमें गदर कर देना चाहिए और वही गदर को दोबारा रिवाइव करना चाहिए जो 1857 का था। और 1857 के गदर की सबसे अच्छी चीज़ें उनके कविताओं में भी मिलती हैं, उनकी सब में मिलती हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ा आदर्श ये था कि 1857 के गदर में हिंदू, सिख, मुसलमान सब मिलकर लड़े थे, सबका साझा था, वो साझा राष्ट्रीय आंदोलन था, वही आदर्श उन्होंने अपनाया। दूसरी बड़ी बात ये हुई कि जो 1913 में गदर पार्टी बनी अमेरिका में, या 1914 में जिन्होंने फिर उसको सोचा कि हिंदुस्तान आकर गदर करना चाहिए, इसमें गदर के दौरान बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। कोमागाटा मारू जहाज़ का भी किस्सा जुड़ा हुआ है, वो उसकी एक अलग कहानी है, एक लंबी कहानी है, उसको मैं आज के उसमें नहीं रखूँगा, लेकिन वो गदर पार्टी से जुड़ी हुई कहानी है। लेकिन जो लोग अमेरिका से, लेकिन हमारे गदरई क्रांतिकारी इतने भोले थे कि इन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, खुले में जाएंगे, अमेरिका से हथियार लेकर जाएंगे। समुद्री जहाज़ों में उन दिनों यात्राएँ होती थी, और हवाई जहाज़ों से तो यात्राएँ बहुत कम होती थी, और समुद्री जहाज़ों से यात्राएँ होती थी, और उसमें एक एक जहाज़ में भर के 500-500, 1000 गदरी जो है वो चल पड़े हिंदुस्तान को। कम से कम 10-12 समुद्री जहाज़ों में भरकर गदरी हिंदुस्तान आए थे। तकरीबन 8000 हिंदुस्तानी उन दिनों थे। तो 8000 हिंदुस्तानियों में से 5000 के करीब हिंदुस्तानी उस वक्त समुद्री जहाज़ों में भरकर, 8-10 समुद्री जहाज़ों में भर के, इनके नाम भी ऐसे थे, जापानी नाम थे ज़्यादातर जो समुद्री जहाज़ों के नाम थे, नामसांग, तो कोमागाटा मारू, ये ज़्यादातर क्योंकि जापानी कंपनियों में बनते थे जहाज़, तो वो जापान में ही जो है, तो खैर वो सब चल पड़े। और जब ये फैसला हो गया तो करतार सिंह सराभा बहुत उतावला था, तो उसने कहा कि मैंने उसने इंतज़ार भी नहीं किया कि पूरे दूसरे गदरियों के साथ जो है वो किसी समुद्री जहाज़ में जाए। वो पहले ही उसने अपना एक रास्ता निकला और सितंबर में ही वो अपना वहाँ से निकल आया अमेरिका से। तो कोलंबो के रास्ते उसने रास्ता दूसरा पकड़ा, साउथ इंडिया का रास्ता पकड़ा। कोलंबो के रास्ते वो पंजाब पहुँच गया, माने सितंबर 14 में ही वो पंजाब पहुँच गया। और वहाँ आप आकर, अब गदरी चाहते थे नवंबर 14 में ही गदर करना, लेकिन नवंबर 14 में तो गदर करना संभव नहीं था, तो वो अभी तक पूरे गदरी पहुँचे नहीं थे। तो वो गदरी जब काफ़ी ज़्यादा पहुँच गए, लेकिन सब गदरियों को पकड़ कर अंग्रेज़ों ने गांव में बंद कर दिया, उनके गांव में ही उनको कैद कर दिया, और बहुत सारे गदरियों को पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे गदरी जो है छिपा के
पहुंच गए और हथियार भी उनके पास काफ़ी पहुंच गए। और उनका काम ये था कि गांव-गांव जाके जागृत करना और जागृत करके उनको गदर के लिए, क्रांति के लिए माने प्रेरित करना और फिर फौजियों में बगावत करवाना। माने जो भारतीय सैनिक थे, माने अंग्रेज़ के अंदर, हुकूमत तो अंग्रेज़ की थी और अफसर फौजों में अंग्रेज़ होते थे, लेकिन फौजों में जो सैनिक थे, सिपाही थे, वो तो हिंदुस्तानी थे। और उनका यही था कि हम हिंदुस्तानी सिपाहियों को बगावत के लिए जगाएंगे और हिंदुस्तानी सिपाहियों से बगावत करवाएंगे, क्योंकि 1857 में भी हिंदुस्तान की सेना ने ही बगावत की थी। मंगल पांडे से जो शुरू हुई थी बगावत, तो वो हिंदुस्तानी सेनाओं से ही बगावत शुरू हुई थी। तो वो उसी को दोहराना चाहते थे कि हम लोग जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जो वॉलंटियर हैं, हम लोग जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट हैं गदर पार्टी के, ये हम छावनियों में जाएंगे, छावनियों में काम करेंगे, छावनियों में उनको आज़ादी के लिए प्रेरित करेंगे और कहेंगे कि आप गदर शुरू करो। तो यही काम करतार सिंह सराभा और दूसरे गदरी क्रांतिकारी जो है वो हिंदुस्तान में करने लगे। और सराभा की उम्र उस समय मुश्किल से 18 साल की उम्र थी और उसी में वो इतना मने काम करता था कि उसको कहते थे कि वो तो बिजली है उसके अंदर, उसके शरीर में बिजली है। उसको ह्यूमन डायनामो कहते थे, उसको ह्यूमन डायनामो कहते थे कि उसमें इतनी बिजली है कि एक ही दिन में सैकड़ों मील वो साइकिल पे या पैदल दौड़ता रहता था। और इतना शार्प था, इतना उसका तीखा था, बहुत बार उसको पुलिस वाले मिल जाते थे, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। और गांव भी हुआ था, अपनी बहन से मिलाता था गांव में जाके। और कई बार जब पुलिस मिल जाती तो वो उसको कहती कि तुमने इस तरह के आदमी को कहीं देखा, तो उनको उल्टा कहता था, हाँ हाँ देखा, वो दूसरी तरफ जा रहा है। उनको उल्टे रास्ते भगा के फिर आप वहाँ से निकल जाता था, डरता नहीं था बिल्कुल। और इतना बेखौफ आदमी था कि बाबा सोहन सिंह भकना से, जो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे, वो रेलवे में कहीं से, रेलगाड़ी में कहीं से कहीं जा रहे थे और वो बेखौफ होके सराभा उनके साथ मिल गया, उनके साथ रेलगाड़ी में सफ़र कर लिया, उनसे चर्चा कर ली और उनसे चर्चा करके फिर अपना गायब हो गया। तो मैंने इस तरीके से वो संपर्क सूत्र बना हुआ था, पूरा कोऑर्डिनेटर एक तरीके से बना हुआ था पूरे पंजाब में। और उसी वक्त फिर पंजाब में ये दूसरे क्रांतिकारी भी आ गए। विष्णु गणेश पिंगले भी अमेरिका से लौट आए, तो गदर पार्टी का हिस्सा ही थे। और इनको लगा कि अब हमें देश के दूसरे क्रांतिकारियों से जुड़ना चाहिए। और इससे फिर विष्णु गणेश पिंगले चूँकि जानते थे दूसरे क्रांतिकारियों को, बंगाल के क्रांतिकारियों को और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों को, तो उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि आप उनसे सबसे संपर्क करो। तो पहले तो शिंद्रनाथ सान्याल, जो बंदी जीवन के लेखक हैं, बाद में 2 उम्र कैद हुई उनको, 2 बार उनको देशद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर चले, तो 2 बार उम्र कैद हुई। तो वो शिंद्रनाथ सान्याल पंजाब आए, अमृतसर आके उन्होंने कुछ समय इनको देखा। और शिंद्रनाथ सान्याल ने फिर अपने बंदी जीवन में लिखा कि अगर कोई इनमें सबसे ज़्यादा काम का आदमी है तो वो करतार सिंह सराभा है, बहुत प्रभावित थे। और उसके बाद से फिर रास बिहारी बोस को भेजा। शिंद्रनाथ सान्याल जब चले गए तो रास बिहारी बोस फिर आए, तो तब रास बिहारी बोस के लिए वहाँ पे लाहौर में हेडक्वार्टर बनाया गया। शिंद्रनाथ सान्याल अमृतसर में रहे, लेकिन रास बिहारी बोस वो करीब करीब 1 महीना रहे पंजाब में और फरवरी 15 में आए थे। और फिर वो या जनवरी 15 में आए और फिर वो चले गए थे। तो उनको निकाला गया, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। मैंने अगर रास बिहारी बोस पंजाब में उस वक्त पकड़े जाते तो उनको फांसी होना तय था, क्योंकि 1912 में जो वायसराय पर दिल्ली में बम फेंका गया था, तो उस साजिश में रास बिहारी बोस का नाम था। तो उसमें 4 लोगों को फांसी ऑलरेडी हो चुकी थी और अगर रास बिहारी बोस पकड़े जाते तो उनको भी फांसी होनी तय थी। तो बाद में रास बिहारी बोस हिंदुस्तान से बाहर चले गए और जापान में जाके उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली। नेताजी वाली जो सुभाष चंद्र बोस वाली जो INA थी, आज़ाद हिंद फौज, वो असल में रास बिहारी बोस ने पहले बनाई थी जाके। और रास बिहारी बोस ने ही नेताजी सुभाष बोस को उसका फिर चार्ज सौंपा। तो अपनी कमांड जो है अपने हाथ से निकाल के उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को
दे दी थी आज़ाद हिंद फौज की। तो वो रास बिहारी बोस भी अमृतसर में रह के इनको कर रहे थे। तो इन दिनों इनको ज़रूरत पड़ रही थी फंड्स की, पैसे की। तो उस वक्त इन्होंने गदर पार्टी के लोगों ने 5 डकैतियाँ डाली। तो 5 डकैतियों में 2 में करतार सिंह सराभा शामिल थे। तो करतार सिंह सराभा 2 डकैतियों में शामिल थे और 1 डकैती में तो इन्होंने अपने लगभग गोली ही मार दी थी। तो वो क्योंकि जिस घर में डकैती डाली तो उस घर में खाली एक महिला थी और उसकी बेटी थी, और उस बेटी की शादी तय कर रखी थी उस महिला ने, और उसके लिए गहने बनवा रखे थे। और वो गहने लेके ये लोग जा रहे थे तो उस एक इनके साथी ने वो युवा लड़की को देख के उसके ऊपर बुरी नज़र डाली। और वो मैंने जब आया कि ये मेरे साथ पूरी कहानी पूछी, करतार सिंह सराभा चूँकि उनके नेता थे और करतार सिंह सराभा थोड़ा पीछे पहुँचे, तो पहले उस दूसरे साथी ने वो इनके ऊपर, बेटी के ऊपर बुरी नज़र डाली थी और इनके गहने वगैरह इकट्ठे कर लिए थे। तब उसने कहा, उनकी माँ ने, बेटी की माँ ने, कि बेटा तुम इतने मैंने ये सब क्यों करते हो? तो उसने कहा, माँ हम लोग कोई शौक़ के लिए नहीं कर रहे, हम लोग देश को आज़ाद के करवाने के लिए इस तरह से काम हमें करने पड़ रहे हैं। मैंने तो उसने पूछा कि तुम बताओ। तो उसने कहा कि देखो बेटा, तुम लूट के ले जा रहे हो तो ले जाओ, मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन फिर उसने कहा कि लेकिन तुम्हारे साथियों में से कोई एक ऐसे साथी भी हैं कि जिन्होंने इस तरीके से ये एक काम किया है। तो उसी वक्त करतार सिंह सराभा ने, जो उसका साथी था, उसके माथे पे पिस्तौल की गोली रख दी और उसने कहा, बहन कह के इसके पाँव में गिर और माफ़ी मांग, नहीं तो अभी गोली तेरे सीने से, माथे से पार होगी। तो उसकी माँ बहुत प्रभावित हुई, बेटी की माँ बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, अरे तुम इतने अच्छे लोग हो। तो उसने कहा, बेटा चाहो तो तुम छोड़ जाओ कुछ बेटी के लिए गहने, नहीं तो तुम चाहे सारे ही ले जाओ। मेरी बेटी अगर बिना शादी के भी रह जाएगी, बिना गहनों की भी रह जाएगी, तो कोई बात नहीं, तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी करतार सिंह सराभा ने उससे ज़्यादा गहने नहीं लिए, वो बेटी के लिए छोड़ दिए। जो उसकी माँ ने अपनी इच्छा से उनको कुछ 2-4 गहने दिए वो ले लिए। तो इस तरीके से लेकिन सराभा को ये लग गया कि ये डकैतियों वाला काम बड़ा ख़राब काम है और ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें, और एक डकैती में उनका नुकसान भी बहुत हो गया और उसमें एक साथी उनका मारा भी गया था। तो वो इसलिए उन्होंने सोचा कि डकैतियों वाला, तो डकैती वाला तजर्बा जो है वो उनको बहुत उल्टा पड़ा और उन्होंने खुद ही कहा कि हम लोग डकैतियों में हिस्सा नहीं लेंगे, अगर डकैती करनी होगी तो सरकारी खजाना लूटेंगे। जैसा कि बाद में भगत सिंह के साथियों ने जो नया तरीके से नया आंदोलन चला था, फिर काकोरी रेल डकैती की थी, उनका भी यही अनुभव था। तो ये जो क्रांतिकारी, हमारे पुराने क्रांतिकारी हैं, जो जब ये अब आतंकवाद के नाम पे बहुत सोशल मीडिया में हल्ला होने लगता है, लेकिन इन जो हल्ला मचाने वाले हैं बेअक्ल लोग हैं, ना इनको कुछ मालूम है, ये ट्रोलिंग व्रोलिंग करते रहते हैं, ये इतिहास पढ़ते नहीं हैं, कुछ भी अखबार में खबर पढ़ के निकाल देंगे, ये बिपिन चंद्रा ने इनको, भगत सिंह को आतंकवादी कहा। इन उल्लुओं को ये मालूम नहीं है कि आतंकवाद किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन का जरूरी हिस्सा रहा है। गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का भी हिस्सा रहा है, भगत सिंह वाले आंदोलन का भी हिस्सा रहा है, लेकिन खुद ही क्रांतिकारियों ने उस आतंकवाद को छोड़ा भी है, खुद ही अपने तजर्बों से सीखा, इनके सिखाए से नहीं कोई सीखा। ये तो आज के गधे हैं, इनको कुछ आता जाता है नहीं और फालतू में बकवास करने लगते हैं। तो वो मैंने जो है अपने तजर्बों से सारी दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों में कहीं भी हुए हों, सब में आतंकवाद क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा रहा है। लेकिन सारी दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों ने, खुद लेनिन ने क्रांतिकारी, उनके भाई जो है लेनिन के बड़े भाई, वो खुद आतंकवादी क्रांतिकारी थे, उनको फांसी हुई थी लेनिन के भाई। तो लेनिन ने सीखा था कि ये आतंकवाद का रास्ता जो है ये कभी क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला रास्ता नहीं होता। इससे थोड़े वक्त के लिए शायद थोड़ा फायदा हो जाता है, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। तो ये करतार सिंह सराभा ने भी सीखा, गदर पार्टी ने भी सीखा, भगत सिंह ने भी सीखा, अपने से सीखा, इनको किसी ने सिखाया नहीं, अपने अनुभवों से सीखा और अनुभवों से ही उन्होंने आतंकवाद का रास्ता छोड़ा,
खुद भगत सिंह ने अपने लफ्ज़ों में इस बात को कहा है लेटर टू यंग पॉलिटिकल वर्कर में कि मैं अपनी ज़िंदगी में आतंकवादी ना तो कभी था ना कभी रहा, सिवाय अपने क्रांतिकारी जीवन के शुरू के कुछ अरसे। तो खुद अपने शब्दों में कहा कि जब शुरू का कुछ अरसा था तो उसमें मैं आतंकवादी था, क्योंकि आतंकवाद के रास्ते पे हम लोग चले थे। तो वो रेल डकैती जब उन्होंने की थी काकोरी में, तो वो उनके भगत सिंह ने दल ने की थी, तो वो एक आतंकवादी ही उनको रास्ता मानते थे। उसी में रामप्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह, इन सबको फांसी हुई थी, लेकिन उससे उन्होंने सीखा और सीख के उसके बाद से जब 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई भगत सिंह ने, तो उस समय उन्होंने कहा था नहीं, अब हमारा रास्ता आतंकवाद का नहीं होगा, हमारा जन जागरण का रास्ता हो। तो करतार सिंह सराभा ने भी ये डकैतियों से ये सीखा कि ये डकैतियाँ हमारे क्रांतिकारियों के लिए ठीक नहीं है। हमारे क्रांतिकारियों को जनता से जुड़ना चाहिए और जनता से जुड़ के उनको जगा के क्रांतिकारी कामों में लगाना चाहिए। तो वो इसलिए वो उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता ये डकैतियों के से रास्ता छीन के छोड़ दिया। तो उसके बाद से फिर उनकी और बहुत सारी क्रांतिकारी दल की कमजोरियां थी। माने जब ये क्रांतिकारी दल ने फैसला कर लिया तो ये फैसला हो गया कि अब 21 फरवरी 1915 को नए गदर की शुरुआत हो जाएगी। माने हिंदुस्तान में नया गदर शुरू हो जाएगा। माने जो 1857 से अगला गदर है वो 21 फरवरी 1915 को शुरू होगा। और इसी बीच वो छावनियों में जा जाके, माने विष्णु गणेश पिंगले मेरठ छावनी में जाते थे, ये लाहौर छावनी में मियाँ मीर छावनी थी लाहौर में, वहाँ पे सैनिकों का बहुत जमावड़ा रहता था, तो वहाँ पे संपर्क इन्होंने पैदा कर लिए थे। तो वहाँ पे सराबा जाते थे खुले और जाके उनके साथ बात करते थे। लक्ष्मण सिंह चूसले वंड वहाँ पे एक जो कैप्टन थे उनके साथ इनके सबके संपर्क हो गए थे। ये था कि वो बगावत वहाँ से शुरू, बगावत माने फौजी करेंगे, सैनिक करेंगे। वही जैसे मई 1857 में यहाँ से बगावत शुरू हुई थी मेरठ से, तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि हम लोग लाहौर की छावनी से बगावत शुरू हुई। लेकिन अंग्रेज सरकार ने, ये तो बहुत खुले में काम करते थे, थोड़े भोले भी थे, तो इनके अंदर ही अपने सुहिए, अपने जासूस घुसा रखे थे और उनको खबर मिलती रहती थी। तो कृपाल सिंह नाम का एक सुइया था, तो उस सुइये ने, उस जासूस ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी और अचानक इनको पता भी चल गया। इनको पता चल गया कि ये हमारे अंदर अंग्रेज़ का जासूस बैठा है कृपाल सिंह, तो ये गद्दार है। लेकिन उस समय उसको वो मार नहीं सकते थे क्योंकि उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इन्होंने बिना कृपाल सिंह को जानकारी में लिए हुए उसकी डेट चेंज करके 19 फरवरी कर दी, 2 दिन पहले कर दी कि, लेकिन उस कृपाल सिंह सुइये को, क्योंकि एक से ज़्यादा सुइये जासूस अंग्रेज़ों के इनके क्रांतिकारी दल में घुस गए थे, तो वो उनको उसकी भी खबर हो गई कि 19 फरवरी को इनको गदर करना है। तो ये मैंने ये क्रांतिकारी दल की बहुत बड़ी कमज़ोरी रही, क्योंकि एक तो वो खुले में वहाँ से अमेरिका से खुले में ऐलान करके चले कि हम तो हथियारबंद बगावत करेंगे, सशस्त्र विद्रोह करेंगे। अब कोई सशस्त्र विद्रोह इतने खुले में ऐलान करके तो नहीं होता, लेकिन ये तो भोले लोग थे और वो देशभक्त थे सच्चे, बहुत मैंने देश के लिए प्राण देने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। तो वो मैंने करके उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जान कुर्बान करेंगे, लेकिन आज़ाद जरूर करवाएंगे देश को। तो वो क्योंकि उन्होंने खुले में ये सब कर रखा था, तो अंग्रेज़ों को इनकी खबर सब लगती रहती थी। और वही खबर जब वो 19 फरवरी को जब लाहौर की मियाँ मीर छावनी में ये गए, तो अंग्रेज़ों ने पहले से ही वहाँ पे उन सारे फौजियों से जो बगावत में हिस्सा लेने वाले थे उनसे हथियार रखवा लिए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया था। और इसलिए जो बगावत 19 फरवरी को शुरू होनी थी लाहौर की मियाँ मीर छावनी से, वो हो ही नहीं सकी। तो पहले ही दिन गदर असफल हो गया। और 1857 वाले गदर ने तो बहुत लंबे समय तक अपना क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, बहुत लंबे अरसे तक गदर को जिंदा रखा था और उसमें मरे भी लाखों लोग। तो लेकिन इनका तो मैंने, तो उसके बाद से ये लोग करतार सिंह सराभा लौट आए, लौट के आके अपने लाहौर वाले वो टिकाने पे, अड्डे पे, तो वहाँ पे रास बिहारी बोस भी टिके हुए थे।
तब इनको लगा कि अब तो अंग्रेज़ों को पता चल गया और अभी ही, तो उसमें वो मैंने 15 फरवरी को 19 फरवरी को ये जब गदर असफल हो गया तो उसके बाद से रास बिहारी बोस को उसी रात को करतार सिंह सराभा ने बनारस की गाड़ी पर चढ़ाया लाहौर से और अगले ही दिन वहाँ पे रेड हो गया। मैंने रात को रास बिहारी बोस को निकाला। करतार सिंह सराभा इतने दूरदर्शी थे, इतने समझदार थे, उनको मालूम था